हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एस.के. झा सर का जो बुक है 4100 प्लस, उसमें उसका मैथ का जो सेट है वो मैं सेट नंबर 1 करवा चुका हूँ। और ये जो इस वीडियो में बताने वाला हूँ सेट नंबर 2। हालांकि आपके पास वीडियो बहुत दिन से नहीं जा रहा होगा क्योंकि मैं थोड़ा सा शादी विवाह इधर चल रहा था तो लगन में बिजी हो गया था। तो अब मैं फ्री हो चुका हूँ, अब मैं कंटिन्यू वीडियो आपके पास पहुँचाऊँगा। तो आप इस चैनल से जुड़ जाइए और बढ़िए आगे। तो सेट नंबर 1 अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 15 से, सेट नंबर 2। आइए देखिए बाबू, आपके सामने लिखा हुआ है 7 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा बराबर 4 tan स्क्वायर थीटा का मान लाना। हालांकि इस सवाल को बनाएंगे कैसे, हम किस एंगल से सोचेंगे, तो गौर करिए। आपके पास एक फॉर्मूला होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर ये 7 sin स्क्वायर थीटा है, इसको मैं क्या करूँ 3 और 4 में तोड़ दूँ ताकि 3 कॉमन कर लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसको तोड़ दीजिए, 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर 3 sin स्क्वायर थीटा हम तोड़िए, ये भी 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 कॉमन हो जाएगा। वो एक स्टेप बचा कर लिख रहे हैं, तो यहाँ बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। अरे आप स्टेप को बचाने के लिए सीखिए, ऐसा नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करना ही जरूरी है, ऐसा कोई बात नहीं। क्योंकि अगर इसको आप तोड़िएगा वो 7 sin स्क्वायर थीटा को, तब 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस 3 cos sin स्क्वायर थीटा और 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 कॉमन ले लिए और इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो 4 sin स्क्वायर थीटा प्लस इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 3 गुने 1 करेंगे तो 3 और उधर लेकर जाएंगे तो 4 में से 3 गया, कितना 1 बचेगा। अब आप बताइए सर कि sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 बटे कितना आ जाएगा 4। अगर sin थीटा का बात करेगा तो रूट कितना हो जाएगा 1/4 और 1/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, 1/2। और अब बोलिए कितना एंगल का वैल्यू 1/2 होता है साइन में, तो थीटा का वैल्यू कितना होता है 30 हो जाएगा। क्योंकि साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, यानी थीटा का वैल्यू कितना डिग्री हो गया 30 डिग्री। आपसे पूछ रहा है tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो बता दीजिए tan 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करके पूछ रहा है। तो tan 30 का वैल्यू होता है 1/√3 और बाबू अगर इसको स्क्वायर करिए तो ये हो जाएगा 1/3। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा बाबू आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। बस खत्म। आइए अगले सवाल की बाबू, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से बोला गया है। कहता है कि एक निश्चित धनराशि पर 12% वार्षिक दर से 5/2 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 7/2 साल में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज से 50 रुपया कम है। सिंपल सवाल है, सवाल में कोई जान है नहीं। कहता है कि एक निश्चित राशि पे 12% वार्षिक दर से 5/2 साल में 5/2 साल में प्राप्त एसआई उसी राशि पे 10% वार्षिक दर से 7/2 साल में प्राप्त एसआई से 50 रुपया कम है। मतलब यहाँ जो एसआई आता है बाबू, यहाँ का एसआई से कितना रुपया कम बता रहा है, तो 50 रुपया कम बता रहा है। सिंपल आपको फंडा यहाँ पर लगाना है कि अगर रेट को टाइम में गुना करते हैं तो हमें इंटरेस्ट पता चलता है, यानी कि ब्याज पता चलता है। तो आप क्या करिए बताइए बाबू कि अगर 12% दर से 5/2 साल का अगर ब्याज निकालेंगे तो 12 गुने 5/2 करना है, गुना करिए तो 6 दूनी 12, 6 25 30। यानी यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 30% मिलेगा। और यहाँ पर आपका ब्याज कितना मिलेगा, अगर गुना करिए R/T में तो 2 25 10 हो जाएगा और 7 25 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। यानी यहाँ पर अगर आपको ब्याज मिलेगा तो 35। यानी कि अगर मूलधन 100 रुपया होता है तो यहाँ हमें 30% मतलब 30 रुपया ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा बाबू 35। क्योंकि सिंपल R/T करने से पता चलता है इंटरेस्ट आपका कब, जब मूलधन को 100 मानते हैं तब। तो आपसे बोला कि यहाँ का जो इंटरेस्ट है यहाँ से 50 रुपया कम है, सवाल के अनुसार 50 रुपया कम बोला है। और यहाँ पर देखिए तो कितना रुपया कम है, तो 5 रुपया। 5 यूनिट का वैल्यू 50 हो जाएगा, 1 का मान कितना आ जाएगा 10। आपसे पूछा है कि वो राशि क्या है, तो राशि तो कितना होगा 100 यूनिट यानी 100%। तो 1 यूनिट का मान 10 हुआ, तो 100 यूनिट का मान जो है 10 गुने कितना हो जाएगा 100। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 1000। बस खत्म। आइए तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 17 और ये सवाल इस प्रकार से है। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, इसमें से 75% मतदाता ने अपना मत को प्रयोग किया। देखिए मतदाता जितना ही प्रयोग करे, टोटल जो मत होगा मतदाता सूची में नाम होगा वो टोटल 100% होगा।
और जितना भी मतदाता सूची में नाम था उसमें से 75% आदमी ने ही अपना मत को क्या किया, प्रयोग किया। यानी कि जितना भी मत था उसमें से 75% मत पड़ा। इस बात को समझिएगा। यानी कि हर हाल में टोटल अगर 100 मत होगा तो उसमें से 75% मतदाता ने अपना मत का प्रयोग किया। और जितना भी मत पड़ा बाबू उसमें से 2% मत को अवैध घोषित कर दिया, यानी कि खराब हो गया, अवैध। तो अगर 75 का 2% निकालेगा तो 75 दूनी 150, यानी कि आपका 1.50। तो अगर 75 में से 1.5 आपका अवैध हो गया तो वैध कितना बचा, वैध मत। तो वैध मत बचा 73.50, घटा दीजिए, इसमें से ये गया 73.5। अब कहता है एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किया बाबू, 9261, और 9261 मत प्राप्त किया जो वैध का 75% के बराबर है। सवाल में साफ साफ लिखा है कि एक उम्मीदवार 9261 मत प्राप्त किया जो वैध मत का 75% है। बाबू अगर 75% बोले या 75% को 3/4 बोले, बात दोनों सेम ही है, तो कभी कभी आप इसको भी यूज करेगा। 75% बोले या 3/4 बोले, बात दोनों क्या है, सेम है। तो जो वैध मत है वो जो मत प्राप्त किया वो वैध का 75%, तो वैध कितना 73.5 और इसका 75% है। 75% मतलब 3/4 के बराबर है। तो आप यहाँ से काटा पीटी में चाहिएगा तो वही यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, पॉइंट रहे तो कितना आ जाएगा 10। अगर आप इसको 5 से ही काटिएगा तो कितना मरतबे कट जाएगा बाबू, 5 से काट दीजिए। तो 5 से काटेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 50 है तो 0 नहीं लिखे उसे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 5 से काटिए तो 5 एकम 5 और 5 चौको 20 और 5 से तो कितना हो जाएगा 35 कट जाएगा। 147 ये 9261, 9261 से खेलने आना चाहिए। 21 का क्यू है, 21 गुने 21 गुने 21। तो अगर इसको 21 से काटिएगा तो 21 सत्य 47 और इसको 21 से काटिएगा तो 441 मतलब, क्योंकि 3 गो 21 को गुना करने पे 9261 आता है। तो 1 गो 21 काटे तो 2 गो 21 बचेगा तो 21 का स्क्वायर 441। अब देखिए कटेगा और अगर काटिएगा तो 7 या कितना हो जाता है 21 और 21 से फिर ये 21 मरतबे कट जाएगा। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा 4 दूनी 8 है, 21 से गुना करिए 168। तो आपसे पूछा टोटल मत कितना था, तो टोटल मत 100 था, तो 1 यूनिट का मान 168, तो 100 का मान कितना होगा 168 गुने 100, यानी कि आप कह सकते हैं कि 16,800 टोटल मत था। आइए सर अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसको देख सकते हैं एक बार अच्छे से। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 18 है, देखिएगा ध्यान से क्या है सवाल। 2 प्रकार का चाय है ए और बी जिसको मिश्रित किया जाता है और मिश्रण को 40 रुपये प्रति केजी के दर से बेचता है। यदि ए और बी को 3:2 में मिलाया जाता है, मिलाकर बेचता है तो 10% लाभ होता है, और अगर ए और बी को 2:3 में मिलाकर बेचता है तो 5% लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, पहला कंडीशन से ए और बी को 3:2 के अनुपात में मिलाकर बेचता है, ये पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन से वही चाय को ए और बी को ही 2:3 के अनुपात में मिलाकर बेचता है, तब 5% का लाभ होता है। एक बार अच्छे से समझिएगा ध्यान से बाबू। आप मान लीजिए कि पहला प्रकार का चाय का जो मूल्य होगा वो 100 रुपये प्रति केजी होगा और दूसरे प्रकार का चाय का जो मूल्य होगा वो 22 रुपये प्रति केजी होगा। तो अगर पहला प्रकार के चाय का मूल्य 100 रुपये प्रति केजी होगा और 3 केजी चाय है तो ये कितना होगा 3x रुपया, और इसका मूल्य कितना होगा, यहाँ पर 2 केजी लिया गया है तो इसका मूल्य 22 रुपये प्रति केजी, तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा 222 रुपया। यानी कहने का मतलब ए और बी का जो चाय का लागत मूल्य है वो 3x + 2y। इस बात को समझिएगा अच्छे से। इसका मान लीजिए 100 रुपये प्रति केजी रेट और इसका मान लिए 22 रुपये प्रति केजी रेट, तो 3 केजी का 3x रुपीज और 2 केजी का 2y रुपीज, यानी कि टोटल इतना रुपया में खरीदा गया। अब कि यहाँ पर कितना रुपया में खरीदेगा, तो 100 रुपया मूल्य तो यहाँ हो जाएगा 2x और इसका लागत हो जाएगा कितना 3y। और अब कहता है कि इसे मिलाकर बेचता है, तो मिलाएंगे तो ये 3x और ये 2y। अगर इसको मिलाकर बेचेगा बाबू तो बेचता है तो 10% लाभ होगा। तो आप बताइए इसको खरीदने में टोटल कितना लगा, इतना रुपया लगा, और यहाँ पर खरीदने में टोटल कितना रुपया लगा, इतना रुपया लगा, और जब इसको बेचता है तो उसको कितना % का लाभ होता है
इसको कितना परसेंट का लाभ होता है 10%, क्योंकि रेट दोनों जगह सेम है। यहाँ भी 40 रुपये प्रति केजी है, यहाँ भी 40 रुपये प्रति केजी है। तो यहाँ पे अगर जब इसको बेचेगा तो 10% का लाभ होता है। तो खरीदा इतना में, तो लागत मूल्य का तुलना लागत यानी कि 100 से 10% लाभ पर बेचे थे कितना में 110 में। यहाँ पर क्या किया, खरीदा कितना में 100 में और बेचा तो 5% लाभ हुआ, मतलब 105 में। यहाँ पर 40% का कोई यूज, 40 रुपये प्रति केजी का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इसको भी 40 के दर से बेचता है, इसको भी 40 के दर से बेचता है, दोनों सेम है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब यहाँ पर क्या करिए बाबू, काटा पीटी में जाएगा तो 100 से 100 कट जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, क्योंकि विक्रय मूल्य समान होगा, क्योंकि मात्रा दोनों जगह सेम है। तो यहाँ पर अगर काटिएगा तो ये 22×5 72 से कट जाएगा, और ये 21×5 75 से कट जाएगा, गुना करेगा तो 66x + 44 y बराबर हो जाएगा 21 दूनी 42x + 21 तिया 63y। अगर 66x में से 42x घटेगा तो 24x आएगा, और इधर 44 घटा दे तो 19y आएगा। यानी यहाँ से x/y जो आ जाएगा वो 19:24। और आपसे पूछा था ए प्रकार का और बी प्रकार का मूल्य xy माने थे, और इसी का आंसर पूछ रहा, तो 19:24 यानी आपका जो आंसर होगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर बाबू 19 नंबर सवाल कहा गया है कि एक टंकी में 2 प्रकार का नल लगा हुआ है। इनलेट पाइप पी किसी टैंक को 7 घंटा में भर सकते हैं। इनलेट मतलब भरने वाला, नल ए जो है पी है, पी इनलेट पाइप पी एक हौज को 7 घंटा में भर सकता है, और जबकि आउटलेट पाइप क्यू 6 घंटा में पूरी तरह से खाली कर सकता है। जो भरता है बाबू उसको पॉजिटिव लेते हैं, जो खाली करते हैं उसको निगेटिव लेते हैं, आपको ही पता होगा। आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि पूरी तरह से टैंक खाली कर सकता है, मतलब क्यू 6 घंटा में। अब कह रहा है कि यदि केवल पी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद क्यू को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक खाली करने में कितना घंटा लगेगा। सवाल बहुत अच्छा, पहले आप लेट कर लीजिए कि टंकी का जो कैपेसिटी वो कितना होगा, टोटल कितना वर्क करना है। तो जो दोनों का एलसीएम होता है बाबू वही टंकी का क्षमता होता है, कैपेसिटी। तो 6-7 का एलसीएम कितना हो जाएगा 42, यानी कि 42 यूनिट क्या करना है, टंकी में भरना है पानी। अगर 7 घंटा में पूरा 42 भरता तो 1 घंटा में कितना भरेगा 6 यूनिट, और ये 1 घंटा में कितना खाली करेगा 6-7 42 7 यूनिट। ये 1 आवर का काम है बाबू, और ये 1 आवर का जो काम होता है यही आपका क्षमता होता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्षमता पे ही सवाल आपको पूरा बनेगा। सवाल में साफ साफ बोला है कि पहले पी को 3 घंटा के लिए खोला जाता है। तो अगर पी को आप 3 घंटा के लिए खोलिएगा और 1 घंटा में 6 यूनिट पानी भरता है, तो 3 घंटा में पी 6 या कितना भर देगा 18, यानी कि पी जो है 3 घंटा में 18 यूनिट भर देगा। टोटल 42 यूनिट भरना था बाबू, 18 यूनिट पी भर दिया, तो अब बचा कितना, तो 42 में से 18 अगर जाता है तो 24 यूनिट बचेगा, 12 में 60 गया 4, यानी कि 42 यूनिट, यानी कि पानी पूरा 42 भरना था। पहले पी को खोला गया कितना घंटा, 6 घंटा, 3 घंटा, तो 18 यूनिट भर दिया, अब 24 यूनिट भरना और है। और उसके बाद फिर किसको खोल दिया जाता है, क्यू को भी खोल दिया जाता है। तो अब बताइए, टोटल 42 यूनिट पानी था जिसमें 24 यूनिट क्या है, खाली है, और भर गया कितना 18 यूनिट क्या हो गया, पानी भरा, 24 खाली 18 भरा, और 3 घंटा के बाद किसको, क्यू को भी खोल दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य है कि अगर क्यू को भी खोल देगा तो पी तो पानी डाल रहा होगा और क्यू क्या कर रहा होगा, वो निकाल रहा होगा। तो अगर पी पानी डालेगा तो पी तो 6 डालेगा और क्यू 7 निकालेगा, तो यहाँ से जो क्षमता ये -1 आ जाएगा। और अगर क्षमता निगेटिव में आएगा तो टंकी कभी भी भर ही नहीं सकता है, और क्षमता पॉजिटिव में आएगा तब टंकी भरेगा। तो निगेटिव में आएगा तो टंकी खाली होगा, पॉजिटिव में आएगा तो टंकी भरेगा। तो यहाँ पर आपको क्षमता दोनों को खोल देते हैं तो क्षमता 1 यूनिट खाली होने वाला था, मतलब टंकी कभी भी भर नहीं सकता, खाली होगा। तो खाली कौन वाला होगा भाई, तो जो भरा हुआ पानी वही ना खाली होने लगेगा। तो 18 यूनिट पानी क्या होगा, खाली हो जाएगा, और 1 घंटा में 1 यूनिट, यानी इसका जो क्षमता है दोनों खुल जाता है, तो क्षमता 1 यूनिट खाली करने का, और 18 यूनिट खाली करना है और 1 घंटा में 1 खाली करता, मतलब 18 घंटा में टंकी क्या हो जाएगा, खाली होगा। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो उत्तर होगा 18 घंटा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिलेगा। आइए अगले सवाल पे।
बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि किसी बल्लेबाज की 11 पारी में उसके 100 रन स्कोर के कारण औसत रन 5 बढ़ जाता है। यानी कि 11वां पारी में 100 रन बनाने के चलते उसका जो औसत रन है जो 5 बढ़ जाता है। मतलब 10 पारी का जो औसत है उसको अगर मान लेते हैं 100 रन रहा होगा, तो 11वां पारी में 100 रन बनाने के चलते उसका जो औसत है वो 5 से बढ़ गया। मतलब 10 पारी का औसत 1 था, 11 पारी का जो औसत हो जाएगा 5 से बढ़ जाएगा, यानी 1 + 5। ये औसत में 5 क्यों बढ़ा भाई? क्योंकि 11वां पारी में 100 रन वो बनाए, इसीलिए औसत में कितना बढ़ गया? 5 बढ़ गया। तो सिंपल सवाल है कि अगर 11 पारी का औसत पता है और 10 पारी का औसत पता है, तो 11 पारी में से 10 पारी को घटा देंगे तो सिर्फ 11वां पारी का बचेगा, और 11वां पारी का दिया हो कि 100 रन बनाया है। तो यहाँ पर बताइए कि अगर औसत दिया हुआ है 10 पारी को, तो योग क्या होगा? तो योग बराबर औसत गुने संख्या, यानी यहाँ पर 10x हो जाएगा, और यहाँ पर कुल रन कितना हो जाएगा? तो 11 में गुना करें तो 11x + 11 = कितना हो जाएगा? 55। अब आप ध्यान इस बात को दीजिए कि अगर 11 पारी में से 10 पारी को घटा दिए तो 11वां पारी बचेगा। तो 11 पारी कितना है? 11x + 55, इसको घटा दीजिए, माइनस कितना कर दिए? 10x। घटाने से सिर्फ 11वां पारी बचेगा, और 11वां पारी का औसत 11वां पारी का जो स्कोर है वो कितना? 100 है। अब बोलिए 11 में से 10 इस जगह तो x, और 55 उधर जाएगा तो 45 बचेगा, यानी x का वैल्यू 45, यानी कि 10वां पारी का जो औसत था 45। आपसे पूछा क्या है? 11वां पारी के बाद उसका औसत रन क्या है? तो 11वां पारी का जो औसत है 45 और 5 कितना हो जाएगा? 50, यानी इस सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? 50। हालांकि इस सवाल को और शॉर्ट भी बनाया जा सकता है, इतना ज़्यादा आपको बनाने का ज़रूरत नहीं है लेट से। आपको सिंपल आपको शॉर्टकट बताते हैं, उस रूल से आप बना लीजिए, इतना बनेगा ज़्यादा वक्त लग जाएगा। ध्यान इस बात को दीजिएगा कि 11वां पारी का बाबू कुछ औसत रहा होगा। अगर 11वां पारी का औसत 1 रहे, 22 रहे, 10 रहे, 5 रहे, जो भी रहे, 11वां पारी का जितना भी औसत है, अगर उतना 10 पारी का जितना भी औसत है उतना ही रन अगर 11वां पारी में बनाता है तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होता है। जैसा कि आप देखिए, अगर 10 पारी का औसत 50 है, 11वां में भी 50 रन बनाया तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 10 पारी का औसत अगर 60 है तो 11वां में भी 60 रन बनाया तो औसत में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन 11वां पारी में 100 रन बनाया जिससे औसत में 5 बढ़ गया, और औसत में 5 बढ़ने का मतलब ये हुआ कि 5-5 रन सबके लिए ज़्यादा बनाया होगा। यानी कि जितना इसका औसत होगा उतना तो इसमें बनाता तो औसत में कोई चेंज नहीं होता, लेकिन औसत में 5 रन बढ़ गए, इसका मतलब ये है कि औसत से भी 5-5 रन सबके लिए ज़्यादा बनाया होगा। तो 5-5 रन सबके लिए ज़्यादा बनाया हो तो 11 पारी के लिए 5-5 रन ज़्यादा बनाए हो तो 11 × 5 = 55, यानी जितना भी औसत होगा उससे 55 रन ज़्यादा बनाया होगा। टोटल 100 रन बनाया है, तो बताइए 100 रन है, जितना भी औसत था उससे 55 रन ज़्यादा बनाया, तो 55 रन घटा दीजिए, इसका औसत कितना रहा होगा? 45। तो 10 पारी का औसत 45 रहा होगा बाबू, तो 11वां पारी का पूछ रहा है तो 5 बढ़ा दीजिए, यानी आपका आंसर 50 खत्म। इसके लिए आपको थोड़ा थ्योरी डिटेल जानना होगा, अगर आप एवरेज पढ़े होंगे तो बहुत आसानी समझ में आएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21 और बहुत ही अच्छा सवाल है। मूलधन 2800 है, रेट 10% है, और समय 1 साल 6 माह है, मतलब 1.5 साल समय है। तो इस तरह का सवाल में स्टूडेंट को दिक्कत होता है। आप क्या करिएगा, 1.5 साल या 2.5 साल है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। सबसे पहले आपको रेट को क्या कर देना? फ्रैक्शन में चेंज करिए। 10% को अगर तोड़िए तो कितना हो जाएगा? 1/10 हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 साल है और 6 महीना है, तो अगर पहला साल का बात करते हैं बाबू, तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन में आता है ये मूलधन होता है, और ऊपर वाला को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्याज बोलते हैं। यानी नीचे वाला मूलधन होगा और ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज। यानी कि 1 साल में अगर 10 रुपया मूलधन रहा होगा तो 11 रुपया क्या हो जाएगा? मिश्रधन। यानी कि 10 रुपया हम लगाते हैं पैसा, तो 1 साल में कितना हो जाएगा? 11 रुपया हो जाएगा। तो 1 साल का तो कहानी बन गया, और अगर अगला भी 1 साल रहता, जैसे मतलब 2 साल रहता, तो फिर 10 रुपया लगाते 11 रुपये हो जाता। 3 साल रहता तो पुनः 10 लगाते 11 हो जाता। लेकिन अगला बाबू 6 महीना, तो अगर 1 साल रहेगा तो 1/10 हमको इंटरेस्ट मिलेगा। 1 साल रहेगा तब, लेकिन यहाँ पर 6 महीना, 6 महीना कहने का मतलब आधा साल है, तो यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलेगा आधा मिलेगा, 1/2।
कहने का मतलब 1/20 मिलेगा, यानी कि 20 रुपया मूलधन रहा होगा तो 1 रुपया ब्याज मिलके 21 होगा। तो अगला 6 महीना का कहानी 20 से क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा बस। अब इसको आप हटा दीजिए। अब बोलिए यहाँ से गुना करिए तो 20 यहाँ कितना हो जाएगा 200, और 21 में 11 से गुना करेगा तो एक बार सटाकर और एक बार हटाकर 231। हम कह सकते हैं ये 200 रुपया जो है ये मूलधन का काम करेगा, और ये 231 रुपया क्या हो जाएगा, मिश्रधन का काम करेगा। और मिश्रधन और मूलधन का जो डिफरेंस होता है वही आपको क्या हो जाएगा, CI, यानी CI यहाँ पर कितना रुपया हो जाएगा, 31 रुपीज़। तो अब आपसे पूछा है कि CI कितना होगा, तो रियल वैल्यू का आपको तुलना कर दीजिए रेशियो वैल्यू से। तो बोलिए मूलधन यहाँ पर कितना है 200, और सवाल में मूलधन दिया हो कितना 2800, तो 200 यूनिट का मान 2800, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा 14। आपसे पूछ रहा है क्या चीज़ भाई, CI, तो CI कितना 31 यूनिट का मान, तो 1 का मान 14, तो 31 यूनिट का मान 31 × 14 गुना करें तो लास्ट का जो यूनिट डिजिट आएगा 4 आएगा, और 4 एक ही ऑप्शन में नजर आ, ऑप्शन नंबर C खाता। तो इस सवाल का जो उत्तर होगा C होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर सवाल है 22। कहता है बहुत आसान है, कहता है किसी बहुभुज के 44 विकर्ण, तो इसका भुजाओं की संख्या। तो सिंपल आपको पता होना चाहिए कि विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। इस चीज को आप याद रखिएगा, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला होता है n × n-3/2। विकर्णों की संख्या दिया हुआ 44 बराबर n × n-3 क्या हो जाएगा 2। 2 से गुना करिए 44 दूनी कितना हो जाएगा 88, n × n- क्या हो जाएगा 3। अब इसको हिट एंड ट्रायल से तोड़ दीजिए सिंपल। अगर यहाँ पर 88 को 11 8 88 तोड़िए तो 11 गुने कितना 8। कहने का मतलब अगर n की जगह 11 होगा तो 11 से 3 गया 8, 11 8 88, यानी n का जो वैल्यू होगा 11। तो आपसे पूछ रहा है कितना भुजा होगा, तो आपका जो आंसर होगा 11, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C में है। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बाबू आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है, यानी आपसे पूछा है कि x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 बराबर 727 है, और इसका वैल्यू पूछा है x³ - 1/x³। अगर इसका वैल्यू जब भी आएगा तो PQ + 3P के फॉर्म में आएगा। अगर ऑप्शन देखें तो देखिए आपको ऑप्शन नजर आ, ऑप्शन नंबर B PQ + 3P के फॉर्म में, यानी आपका आंसर B होगा। कैसे आइए देखते हैं। जब भी पावर 2 करके 4 करके 8 करके 16 करके इस प्रकार से देता है, इसको सीधा शॉर्ट है, या तो 2 जोड़ने पर वर्ग होगा या तो 2 घटाने पर वर्ग होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो 2 जोड़ने पर वर्ग हो रहा है कि नहीं। तो सिंपल अगर जोड़ने पर वर्ग हो रहा 729, किसका वर्ग हो रहा तो 27 का, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, यानी कि 2 जोड़ने पर वर्ग हो रहा है, यानी 729 का वर्गमूल निकाले तो 27। इधर का कहानी क्या होगा, बस पावर हाफ होगा। अगर 8 रहेगा तो 4, 4 रहेगा तो 2 होगा। तो यहाँ पर पावर 4 है तो हाफ कर दीजिए, x² + 1/x²। एक बात और इसमें ध्यान रखना कि अगर जोड़ने पर वर्ग आ रहा होगा तो यहाँ पर साइन क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और घटाने पर वर्ग आ रहा हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा निगेटिव। अगला कंडीशन से आप देखिए तो वो क्या है, आपकी जोड़ने पर वर्ग आ रहा है घटाने पर। देखिए 2 घटाने पर वर्ग आ रहा है किसका 5 का, तो यहाँ पर घटाने पर वर्ग आ रहा है तो पावर हाफ हो जाएगा, यानी कि 2 का आधा करिए तो 1 हो जाएगा x, और -1/x हो, क्योंकि यहाँ पर माइनस होगा क्योंकि यहाँ घटाने पर होगा। और जब x - 1/x पर और 5 है, यानी इसका वैल्यू दिया हो रहता है, तो x³ - 1/x³ लाने के लिए फॉर्मूला होता है बाबू PQ + 3P। PQ कहने का मतलब P का वैल्यू 5 है तो 5 का Q करिए तो 125, और 3P करिए तो 5 या 15, 125 और 15 140। यानी इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर B। बहुत ही कम समय में सवाल को बना सकते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने है। कहता है कि 3 घंटियां क्रमशः 15, 20 और 30 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि ये प्रातः 11 बजे एक साथ बजी हो तो अगले कितना बजे फिर एक साथ बजेगा। तो सिंपल आपको पता है ये सब फेमस क्वेश्चन है। 15 मिनट और 20 मिनट और 30 मिनट के अंतराल पे बजता है। यानी एक जो घड़ी है 15 मिनट पे हर 15 पर बजेगा, और ये हर 20 मिनट पर बजेगा, हर 30 मिनट पर बजेगा। अगर ये तीनों घड़ी प्रातः 11 बजे बजता है तो अगला बार कितना बजे बजेगा। तो सिंपल आपको करना क्या है बाबू कि इसको एलसीएम ले लीजिए तो पता चलेगा कि कितना देर के बाद ये तीनों घड़ी फिर से एक साथ बजेगी। यानी कि जो भी इसका एलसीएम आएगा तो पता चलेगा कि उतना देर के बाद पुनः एक साथ बजेगी। तो 15, 20 और 30 का अगर एलसीएम आप ले रहे होंगे तो एलसीएम हो जाएगा 60। यानी कि 60 मिनट में
ये फिर से पुनः बजेगी। 60 मिनट कहने का मतलब 1 घंटा। तो आप बताइए सर, पिछले बार 11 बजे बजा था और 1 घंटा में फिर तीनों साथ में बजेगा, तो कितना टाइम हो जाएगा? 12, यानी कि 12 बजे पुनः तीनों घंटी एक साथ बजेगा। तो इस प्रकार से आपका जो आंसर होगा 12 बजे, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर है बाबू 25, बहुत ही अच्छा। ये भी पानी टंकी से सवाल लिया गया। कहता है एक भरने वाला नल ए है जो टंकी को 7/4 घंटा में भर देता, और एक नल बी है खाली करने वाला जो पूरी भरी टंकी को 21/8 घंटा में खाली कर देता है। आपको पता ही है, सबसे पहले आप इसको क्षमता मान लीजिए, टंकी का जो कैपेसिटी है वो कितना होगा। तो 7/4 और 21/8 का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? ऐसा कोई भी नंबर लेट कर सकते हैं जो वैल्यू इससे क्या हो जाए, कट जाए, कुछ भी ले सकते हैं। अगर एलसीएम यहाँ लीजिए तो 21 और 7 का एलसीएम ले लेते कितना? 21 भी ले सकते हैं, 42 भी ले सकते हैं, 42 ले लीजिए, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है, यहाँ पर एलसीएम एक नाम है बाबू, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू रखिएगा तो आंसर आएगा, लेकिन हम ऐसा नंबर को ये कंज्यूम करते हैं ताकि ये वैल्यू इससे कट जाए। यानी टंकी का क्षमता हम 42 यूनिट मान लेते हैं बाबू। आप बोलिए अगर ये 7/4 घंटा हम पूरा भरता तो 1 घंटा में कितना भरेगा, भागा दीजिएगा। तो 7/4 से भागा दिए तो 7 × 6 42 हो जाएगा, 6 × 4 24, यानी कि 1 घंटा में 24 यूनिट भरेगा। 24 यूनिट देख लीजिए, 42 में भागा दीजिएगा 7/4 से, तो 4 बाबू ऊपर जाएगा, तो 7 × 6 42, यानी कि 6 × 4 24 यूनिट भरेगा। तो ये 24 यूनिट भरेगा। ये कितना भरेगा? तो 21 दूनी 42, भागा दिए तो 21 दूनी 42, 8 दूनी 16, ये 16 यूनिट क्या करेगा? खाली करेगा। ये भरेगा और ये क्या करेगा? खाली करेगा। अब सवाल में ये बोला है कि टैंक 2/3 खाली था, दोनों पाइप को खोल दिया जाता है जब टैंक 2/3 क्या था? खाली था। यानी कि अगर 42 यूनिट का टैंक है, इसमें 2/3 भाग क्या था? खाली था। 2/3 अगर इसका निकालिएगा तो कितना होगा? 14 या 42 और 14 दूनी 28, यानी इसका 28 क्या है? खाली, और बाकी जो आप देख पा रहे हैं 14 वो भरा हुआ है। और आप कहता है दोनों नल को क्या कर दिया? खोल दिया जाता है। तो दोनों नल को खोल दिया तो टंकी को कितना देर में भरेगा? बाबू ए को खोलेगा तो 24 यूनिट भरेगा, और बी को खोलेगा तो 16 खाली करेगा, यानी कि दोनों को खोल देगा तो दोनों का क्षमता कितना हो जाएगा? तो 24 में से 16 जाएगा कितना? 8 यूनिट भरेगा। आप बताइए सर 28 यूनिट भरना है और 1 घंटा में 8 यूनिट भरते हैं, यानी कि क्षमता 8 यूनिट है, तो 8 से भागा दिए, काटिएगा तो ये काट जाएगा 7 × 28 और 2 × 8, यानी कि 3.5 घंटा। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 3.5 घंटा। यानी आपसे पूछा है कि भरने में कितना घंटा लग जाएगा, तो 3.5 घंटे, यानी 3 घंटा 30 मिनट आपका ऑप्शन नंबर ए। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए आपके सामने क्वेश्चन है, एज से लिया गया है। कहते हैं ए और बी के वर्तमान आयु का योग उनके बीच के अंतर का 7 गुना है। ए और बी के वर्तमान आयु का जो योग है उसके अंतर का 7 गुना। अगर अंतर 1 होगा तो योग कितना? 7 है। सीधा सीधी सवाल में बोला है कि दोनों का आयु का जो योग होगा उसके अंतर का 7 गुना होगा। अगर अंतर 1 होगा तो योग 7 होगा। 5 साल बाद, अब बोला कि 5 साल बाद उसका जो योग होगा अंतर से 9 गुना, यानी कि 5 साल बाद योग जो होगा अंतर से 9 गुना। अगर 5 साल बाद योग 1 होगा तो अंतर 1 होगा तो योग कितना हो जाएगा? 9। यानी कि वर्तमान का जो कहानी है वो योग जो है अंतर से 7 गुना है, और 5 साल बाद योग जो होगा वो अंतर से कितना गुना? 9 गुना होगा। आपको सिंपल थोड़ा सा यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि किसी भी 2 जीव जंतु का अगर योग पता चल जाए, कुछ भी पता चल जाए, और वही दोनों चीज़ का अंतर पता चल जाए, तो बड़ा वैल्यू लाने के लिए जोड़ के 2 से भागा देते हैं, छोटा लाने के घटा से 2 से भागा। तो यहाँ से ए और बी का आप निकाल लीजिए कि ए का क्या होगा और बी का क्या कंडीशन बनेगा। योग है 7 और अंतर है 1, तो बड़ा लाना है तो 7 × 1 8/2 4 हो जाएगा, और छोटा 7 में से 1 गया 6/2 यानी कि 3। आपको बताए हैं बाबू कि अगर योग दिया हो अंतर, बड़ा वैल्यू लाना तो जोड़ के 2 से भागा, और छोटा वैल्यू लाना है तो घटा के 2 से भागा। उसी प्रकार से अगला कंडीशन, यानी कि 5 साल बाद क्या होगा कंडीशन? तो योग 9 और अंतर 1। बड़ा वैल्यू 9 1 10 में से आधा गया 5, और 9 में से 1 गया 8/2 करें तो कितना होगा? 4। अब सिंपल अपने अनुसार सवाल को हम क्या कर दिए? ढाल दिए।
यानी कि ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 और 5 साल बाद यह अनुपात 5:4 होगा। 5 साल बाद गया तो 5 ये भी बढ़ा होगा, बी भी बढ़ा होगा, गैपिंग दोनों का समान होगा। यहाँ भी गैपिंग 1 का, यहाँ भी गैपिंग 1 का, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं 4 से 5 हुई, 1 यूनिट बढ़ा और सवाल में कितना बढ़ा है 5 साल, तो 1 यूनिट का मान 5 साल। पूछा है किसका बाबू, तो पूछा है कि दोनों में से बड़े का वर्तमान है, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ए का वर्तमान है, तो 1 का 4 तो 5 का मान कितना 20 खत्म। इस सवाल का उत्तर होगा 20 साल। वो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 27 है, कहता है कि मान लीजिए अल्फा और बीटा समीकरण इतना का मूल है, यानी कि अल्फा और बीटा समीकरण इसका मूल है और बाई और लेमडा समीकरण इसका मूल है, यानी कि बाई और लेमडा इसका मूल है। आगे बढ़ते हैं और D1 D2 इनके सापेक्षिक विविधकर है, यानी कि इसका विविधकर D1 है और इसका D2 है। आगे बढ़ते तो कहता है अल्फा बीटा और गामा लेमडा समांतर श्रेणी में, अल्फा बीटा गामा और लेमडा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में तो मान लीजिए 1 2 3 4 आप कुछ भी लिस्ट कर सकते हैं। समांतर श्रेणी कहने का मतलब ये होता है कि हर दो लगातार पद का जो डिफरेंस होना चाहिए समान होना चाहिए, उसी को समांतर श्रेणी में बोलते हैं। तो आपसे पूछा कि बताइए कि D1 बटे D2 का वैल्यू क्या होगा। अगर पहला कंडीशन से D1 निकालेंगे तो बी स्क्वायर माइनस कितना आ जाएगा 4AC, और सेकंड कंडीशन से D2 निकालेंगे इससे तो बी स्क्वायर, बी का मान हो जाएगा Q, तो बी स्क्वायर माइनस 4AC, 4AC कहने का मतलब कितना होगा PR, ये हो। इसी का वैल्यू आपसे पूछा। अब ध्यान इस बात को देना है कि इसका वैल्यू लाने के लिए आपको अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको लाना पड़ेगा। तो आप बताइए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू 1 है, बीटा का वैल्यू 2 है, गामा 3 है और लेमडा क्या है 4 है। तो अल्फा प्लस बीटा 2 और 1 कितना होगा 3, और अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बी बटा ए हो जाएगा। अगर यहाँ से b का वैल्यू निकाले बहुत तो b का वैल्यू माइनस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला कंडीशन में देखिए, अगला कंडीशन में अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा कहने का मतलब अल्फा 1 है और बीटा 2 है, तो अल्फा इंटू बीटा कितना 2, यानी 2 बराबर क्या होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए होता है, तो c बटे क्या हो जाएगा ये। यहाँ से अगर आप c का वैल्यू निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब इसका वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, लेकिन एक कंडीशन और निकालिए, पहला का तो निकाल गया, आप सेकंड वाला लेके आइए, इसका लेकर आइएगा सेकंड इक्वेशन से अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा सॉरी गामा प्लस कितना लेमडा, तो गामा प्लस लेमडा, गामा का वैल्यू 3 है, लेमडा का 4 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा 7, और गामा प्लस लेमडा बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी बटे ए, यानी कि माइनस क्यू बटे पी। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिए, क्यू बराबर क्या हो जाएगा वो, क्यू बराबर हो जाएगा 7p, यानी कि -7p, ये थर्ड आ गया। यहाँ से आप ये भी निकाल लीजिए गामा इंटू लेमडा, यानी कि गामा इंटू लेमडा निकालिए तो कितना, ऊपर निकाल देते हैं गामा इंटू लेमडा, तो गामा इंटू लेमडा करिए तो 4 कितना हो जाएगा 12 बराबर c बटे, c का वैल्यू r और a का वैल्यू p, तो r बटे क्या हो जाएगा p। यहाँ से अगर आप निकालिएगा r बराबर तो 12p आ जाएगा। अब इस सारा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपके पास आंसर। हालांकि ये हर चीज़ को लिखने का ज़रूरत नहीं था, मैं आपको समझाने के लिए चीज़ किया। तो b का वैल्यू कितना है बाबू -3, स्क्वायर करें तो प्लस में जाते 3 3 9 a स्क्वायर, माइनस a का वैल्यू भी निकाल के लेकर आए, c का वैल्यू लाए हैं c का वैल्यू 2a निकाल के लाए हैं, तो यहाँ पर 2a रखें, c का वैल्यू 2a रखें तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8a स्क्वायर बटे में नीचे q का वैल्यू कितना लेकर आए हैं वो, यहाँ देखिए q का -7p है, -7p का स्क्वायर करें तो 7 7 49p स्क्वायर और माइनस यहाँ 4pr है। अब बोलिए r का वैल्यू 12p है, तो r का वैल्यू 12p रखें तो 12 चौको 48p स्क्वायर, घटा दीजिए 9 में से 8 किया कितना हो जाएगा a स्क्वायर, 1 बचेगा, 49 में से 48 जाएगा तो p स्क्वायर। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा a स्क्वायर बटे p स्क्वायर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर मिल जाएगा ए में। खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं, बहुत अच्छा सवाल था। देखिए सर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 28 है। सवाल में बोला गया है कि शून्यकों की संख्या निकालिए, जबकि यहाँ पर दिया हुआ है 5 × 10 × 15 20 25 30 35 40 45 50। आपको इसमें से पूछा शून्यों की संख्या क्या होगा। सिंपल शून्यों की संख्या लाने के लिए हमको ज़रूरत पड़ता है 5 का और 2 का। यानी आप
सवाल में अगर शून्यों की संख्या पता करना है तो आप देखिए 5 की संख्या कैगो और 2 की संख्या कैगो। तो 5 की संख्या अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर 2 है। तो टोटल कितना हो जाएगा 1 2 3 4 और 2 6, 6 1 7, 7 8 9 10, 10 2 12, यानी कि 2 की संख्या आपको कितना हो, सॉरी 5 की संख्या कितना हो गया 12। 2 की संख्या निकाल लीजिए बहू। 2 की संख्या लाने के लिए आपको कहाँ कहाँ मिलेगा 2, तो 2 मिलेगा कहाँ पे 10 पे, 2 मिलेगा 20 पे, और 2 मिलेगा 30 पे, और 2 मिलेगा कितना पे 40 पे, और 2 मिलेगा 50 पे। तो कितना हो जाएगा 10 में आपको 2 की संख्या 1 मिलेगा, 20 में आपको 2 की संख्या 2 मिलेगा, 30 में 1 मिलेगा, और 40 में आपको मिल जाएगा कितना 3 मिलेगा 2 की संख्या, क्योंकि 8 पे 40 होगा। 50 में 2 की संख्या 1 मिलेगा। तो 2 की संख्या टोटल 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 3 7, 7 और 1 8, और जितना एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा उतना ही नंबर ऑफ जीरो होगा, यानी कि 8 को एक दूसरे के साथ कंबाइंड होगा, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 8 खत्म। तो इस तरह से इसको बना सकते, नहीं तो एक और रूल है आपको इसको बनाने के लिए। सेकेंड रूल आपको ये है कि आप क्या करिए कि 5 को सभी में से बाहर कर लीजिए, यानी आप देख पा रहे हैं 5 5 का सीरीज जा रहा है, 5 10 15 20, क्योंकि अगर बड़ा सीरीज रहेगा तो कैसे हम लोग बनाएंगे जल्दी, इसलिए 5 को आप बाहर निकाल लीजिए। हर पद में से एक 5 को निकाल रहे हैं, यहाँ पर 1 बचेगा, 2 बचेगा, 3 बचेगा, 4 बचेगा, डॉट डॉट कितना, यहाँ पर लास्ट में 10 बचेगा। आप क्या कर रहे हैं बाबू कि 5 को बाहर निकाल रहे हैं, यानी कहने का मतलब हर पद में से 5 को बाहर निकाल रहे हैं। यहाँ से भी 5 निकाले हैं तो 1 बचा, यहाँ से भी 5 निकाले तो 2 बचा, यहाँ से भी 5 निकाले तो 3 बचा। तो हर पद में से एक को 5 बाहर निकाल रहे हैं, तो 5 की संख्या बाहर में कितना हो जाएगा 10 गो, और अंदर में 5 की संख्या 1 से 10 तक में देखिए तो 5 की संख्या 2 गो आएगा, क्योंकि 5 पे मिलेगा 10 पे, यानी टोटल 5 की संख्या कितना गो हो गया 12 गो। और 2 की संख्या कितना हो जाएगा 1 से 10 तक में बाबू, तो 1 से 10 तक में 2 की संख्या 8 को आता है। कैसे आता है, तो 2 से आप इसमें भागा देकर देख सकते हैं, आपको बताया भी है। तो 5 की संख्या 12 को आ गया, 2 की संख्या 8 हो गया, नंबर ऑफ जीरो बनेगा कितना 8 खत्म। तो इस सवाल का जो उत्तर बन जाएगा 8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिल जाएगा। अगले सवाल बहुत ही आसान है। सवाल इस प्रकार से लिखा गया है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता मूल बिंदु यानी मूल बिंदु 3 - 2 का प्रतिबिंब निकालें। सिंपल, कुछ नहीं करना रहता। अगर जब भी मूल बिंदु से उसका प्रतिबिंब पूछेगा तो जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, सिर्फ साइन चेंज होता है। 3 है तो -3 हो जाएगा, और 2 है तो +2 हो जाएगा। मतलब इसका जो प्रतिबिंब बनेगा -3 और 2, जो कि आपका ऑप्शन सी में है, आपका ऑप्शन नंबर सी -3 2। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे, नोट करिए।